सो हाय। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो हमने पिछले 4 लेक्चर्स से हमने क्लाइमेट चेंज ख़त्म कर दिया। 1 से लेके 4 लेक्चर्स में हमने क्लाइमेट चेंज ख़त्म कर दिया। उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। और उसके अलावा मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स में कुछ आता है उसको अपडेट करते जाओ, ठीक है। बस वही वाले टॉपिक्स आज जाके गिन चुन के, वो कितने ऑलमोस्ट 20 से 25 टॉपिक्स है, बस वही कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी थोड़ा लंबा रहेगा, तो मोस्टली मेरे ख्याल से 7 8 9 10 लेक्चर्स इसमें खिंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पूरा हम सब कुछ कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी में, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अपना स्पीशीज़ वगैरह सब इसी में आता है। हालांकि जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसका सीरीज़ मैंने कवर कर लिया है, वो भी इसी का पोर्शन है। रामसर के बारे में पढ़ेंगे हम, यूएनसीबीडी के बारे में पढ़ेंगे, यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1986 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिया के सेंस में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाऊँ और एकदम आगे बढ़ते जाए हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी हम अपना, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया मैंने क्लाइमेट चेंज जब स्टार्ट करवाया था तब उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जब अर्थ पे सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के द्वारा जब इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहली बार जब बात की गई थी, वो की गई थी UNCHE में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे बात कही गई थी सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में। कहाँ पे? स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन में है ये, ठीक है। इसी बेसिस पे फिर आगे जो है टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशंस बनती रही। जैसे इसी के रिजल्ट में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट बनती है, जो जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ो आपको 1 या 2 रिपोर्ट्स इसकी आई हुई है, इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती रहेगी, दैट इज़ UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब मैं ये फुल फॉर्म्स वगैरह नहीं लिखवाने वाला, बिकॉज जो जो जिन ने बेसिक्स पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, या आप लोगों को भी जो मतलब बिल्कुल एकदम नीचे से भी स्टार्ट करा, उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा UNEP, दैट इज़ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बाकी इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आप जब जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ाते जा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ये मोस्टली फुल फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? मैंने बोला जब CHE हुआ, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जब हुआ UN का, उसके उसी साल जो है UNEP बन गया, ठीक है। अब क्या सीन था? ये UN की जो है, ये UN है ना, UN, ये UN की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी बोलते हैं, क्योंकि UN ने क्या करा है कि अपनी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ बना दिए और एक सब्जेक्ट के रिलेटेड बोला गया कि हाँ तुम जो हो सबसे ऊपर हो। जैसे हमने बात करी ही थी क्लाइमेट चेंज में UNFCCC के बारे में, तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज था तो UN ने बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज में सबसे ऊपर तुम ही हो। अब हम जो आज पढ़ेंगे, हम UNCBD के बारे में पढ़ेंगे और UNCCD के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम वही बात करेंगे, जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे ऊपर तुम ही हो। जब हम कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तुम ही हो, ठीक है। ये UN का डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो सेम जो भी इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी पूरे अर्थ पे, तो UN ही उसका एक किस्म का एजेंसी रहेगा टॉप मोस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि UNCHE की वजह से ही UNEP बन पाया था, ठीक है। क्लियर है इतना? अब क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं और एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, मैं बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा बायोडाइवर्सिटी के कि वो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं करता कि हम वहाँ से स्टार्ट करें। मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ से एक्चुअली में लिंकेज बायोडाइवर्सिटी की एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? UNCBD से स्टार्ट हुई थी। UNCBD की बात करें, मैंने आपको उसमें क्लाइमेट चेंज में भी समझाया था कि हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम है UNCED। फुल फॉर्म नहीं लिखवाने वाला, इसका दूसरा नाम है अर्थ समिट, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑन, मेरे को ये तो बार बार थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये दोनों जो है कॉन्फ्रेंस है और ये कन्वेंशन है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो UNCD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था ये?
रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। जब यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं प्रीलिम्स का, उसमें लिखा गया इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा लिखा गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये तीनों चीज़ें स्पेसिफिकली हमारे इन्वायरमेंट के सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है। जब हम मेंस की बात करते हैं, हमारा वहाँ सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्या, आ जाके यही सिलेबस है, बट वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब आ जाके सेम ही है कि जब भी आप जैसे हमने बात करी, मैंने आपको बताया UNFCCC जो हुआ, ठीक है, उसके रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ गया था, जो हमने पिछले लेक्चर में UNFCCC करा था, वही क्वेश्चन आ गया था। तो है ये सब इंटरलिंक है, तो मैं आपको प्रीलिम स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ये 3 टॉपिक्स एक्चुअली में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो क्लाइमेट चेंज का पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया, हम बायोडाइवर्सिटी कवर कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से UNFCCC है, और बायोडाइवर्सिटी में हम लोग UNCBD भी पढ़ेंगे और UNCCD भी पढ़ेंगे। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ का रिजल्ट है? सेम, मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, बिकॉज कि जितनी बार मैं आपको ये सेम चीज़ दोहराऊंगा ना, मतलब रिपीट करता रहूँगा बार बार, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी अच्छे से, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गई है, ठीक है। कि अर्थ समिट के ही, जब अर्थ समिट हुआ था, इसी के रिजल्ट में ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस बन के आई थी, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लो बस, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस इसके रिजल्ट से बन के आई थी, और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बेसिस पे UNEP बन के आई थी, ठीक है। क्लियर है इतना? अब FCCC हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। UN अगर CED के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। थोड़ा बहुत क्या, मैं पूरा ही बता देता हूँ UNCED के बारे में, ठीक है। इसके कुछ वो है +10 +20 करके, वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज में UNCED के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, और मैंने वहाँ बोला था कि मैं आपको जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। क्लियर? सबसे पहले ही हुआ कब था? 1992 में हुआ था। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट वाला हुआ था वो 72 में हुआ था। ये आपको एक किस्म का ना, आपको देखो डेट्स याद नहीं रखनी है, आपको ये ईयर वाइज याद नहीं रखना, आपको एक मतलब आपको ना एक वे पता होना चाहिए कि किस तरह से सीन चल रहा है। सीन इन द सेंस कि हाँ अच्छा, पहले ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के बाद UNEP बन गया। क्योंकि आप इस तरह से अगर जब याद करने लग जाओगे ना, तो आपको कुछ बहुत सारे ऐसे MCQs होंगे जो आप खुद इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा उसके बाद तो UNEP आया होगा ना, UNCHE जब हुआ था तो UNEP भी 72 में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वेंशन हो गया, अच्छा वो तो UNCED हुआ था, हाँ। फिर उसी के सारे तीनों आ गए थे, 3 चीज़ें आ गई थी, FCC, CBD और CCD। अगर ये तीनों आ गए थे, इनका कहीं ना कहीं डेट तो यही होगी 1992, 1993 या 1994, इसी के करीब होगी, तो वही इनकी डेट्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम ना आपको सिस्टमेटिकली वे में पढ़ना है। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ में ट्राई भी कर रहा हूँ कि जैसे बुक्स में दिया हुआ ना, सब कन्वेंशन से एक ही जगह पढ़ा दिए हैं, मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ाऊंगा कि जहाँ पे हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, उसकी रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वही पढ़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनी हुई है, तो वो हम उसी वे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट में आपको नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कि पहले सारे कन्वेंशन एक साथ पढ़ा दूँ, तो उससे आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं हमारे में यही सबसे ज़्यादा गलती होती है, जब हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बहुत बकवास हो गई, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा था UNCED के बारे में। सबसे पहले 2002 में कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ठीक है, ये लोकेशंस आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। जोहान्सबर्ग कहाँ है तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे समिट हुआ दोबारा CED के आगे। अब ये 92 में हो, ये 2002 में हो, मतलब 10 हो गया, +10, और रियो, दैट इज रियो डी जेनेरियो, रियो +10। तो इसके रिलेटेड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1992 के आगे कोई भी, लाइक हमने 15 प्लस कर दिया, 15 ईयर्स, तो उसको रियो +15 कह देंगे। अगर 20 प्लस कर दिया तो रियो 20 कह देंगे, ठीक है। ये टर्म्स यूज़ होंगी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो 2002 में हुआ, इसको बोला गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको बोला गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद 2012 में दोबारा से इसका समिट हुआ, ठीक है। उसको बोला गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बोला गया उसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। उसको, इसको वर्ल्ड समिट बोला गया था, इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बोला गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको नाम दिया गया रियो +10 +20। क्लियर? इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब
यहाँ पे सीन क्या हुआ, ये जब 2012 का समिट हुआ ना, यहाँ पे कुछ इश्यूज रेज हुए। कैसे यहाँ पे इश्यूज आए कि इन्होंने बोला कि जो हम इन्वायरमेंट में टॉक्सिक चीज़ें जो है उसकी प्रोडक्शन होती है उसको हमने कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लेड होता है या मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी होता है, मतलब ये सारी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आ जाके ये तो सारा तो पॉइजनस वेस्ट है ना, और रेडियो एक्टिव केमिकल्स ही है सारे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि हमें ना ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढने पड़ेंगे इसके रिलेटेड, इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज या फ्यूल्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि अदर देन ये वाले अदर देन फॉसिल फ्यूल्स हो, मतलब फॉसिल फ्यूल्स ना हो उसके अदर देन कोई और हमें सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। ये बात वहाँ पे पहली बार हुई। ठीक है, तो उसी बेसिस पे बोला गया कि हाँ बहुत सारी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एयर है, एयर में स्मोक होता है, फिर वो बहुत इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। ठीक है, एयर मतलब एयर गन वो किस्म का एयर में मतलब बीमारियाँ पैदा होती है, इस तरह का मतलब यही सब बातें हुई यहाँ पे, कहाँ पे, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रियो 10 क्या था, तो वो था वर्ल्ड समिट, और रियो 20 क्या था, यूएन कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रॉपरली ऐसा रियो 10 रियो 20 कुछ पूछेंगे, या तो ये स्टेट लेवल में पूछेंगे या तो पीएससीज में पूछेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल की जो है, बाकी यूपीएससी में इतना नहीं पूछेंगे वैसे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब अर्थ समिट हुआ ना हमारा 1992 में, जब हमारा अर्थ समिट हुआ ना 1992 में, एक मिनट, तो वहाँ पे ना कुछ मतलब रिजल्ट्स सामने आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं वहाँ पे। कैसे, पहला डॉक्यूमेंट, पहली चीज़ की बात करें कि वहाँ का रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट आया है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन वहाँ पे डिसाइडेड हुई। तो उसका मतलब उसका मेन गोल क्या था कि हमें कंट्रीज़ को गाइड करना है इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ज़रा मेरे को कमेंट करके बताओ। है तो बहुत बार सबने सुना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो जो जब भी वीडियो देखे तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो रखा गया उसको बोला गया एजेंडा 21। ठीक है, ये एजेंडा 21 एक किस्म का क्या था, ये जो हमारा यूएन सीईडी का जो अर्थ समिट हुआ था उसका एक किस्म का आउटकम था। ठीक है, उसका एक किस्म का आउटकम था, और ये एक किस्म का नॉन बाइंडिंग था, ये कंट्रीज पे बाइंडिंग नहीं था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड ही था। आपको इस तरह से याद रखना, ज़्यादा आपको इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो एजेंडा रखा गया था ना, एजेंडा 21, ये रखा गया था 21st सेंचुरी के लिए। 21st सेंचुरी के लिए ये एजेंडा रखा गया हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये जो एजेंडा रखा गया था 21st सेंचुरी के लिए, आप बोलोगे 21st सेंचुरी के लिए क्यों? क्योंकि 1992, तो ये तो 20th सेंचुरी हुई ना, पर इन्होंने एजेंडा 21 किसके लिए रखा था? 21st सेंचुरी के लिए, मतलब 2000 के बाद वाले ईयर्स के लिए रखा गया था ये एजेंडा 21। इसी बेसिस पे 2015 में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलते हैं, और उसको हम एजेंडा 2030 बोलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो आपको? ये तीन चीज़ें मिली। थर्ड चीज़ हमें यहाँ मिली कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स सेम क्या ही होगा, ये भी एक किस्म का नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक किस्म का ये तो वो था ना, एक्सपेरिमेंट्स थे ये सारे। जब हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ या रियो डी जेनेरियो में हमारा समिट हुआ, ये किस्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, तो इनको तो बाइंडिंग कर नहीं ना सकते थे। तो ये भी एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था जिसमें बोला गया कि हमें कंजर्वेशन करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है फॉरेस्ट की। इसमें ये प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे आगे टाइम टू टाइम बढ़ते रहे, यहाँ पे हमें लैंडमार्क एग्रीमेंट्स मिले। अगेन बता रहा हूँ, लैंडमार्क एग्रीमेंट्स मिले। कौन कौन से? UNCBD, UNFCCC, UNCCD। याद रखो, FCCC जो है 1992 में आया, CBD 1993 में आया, UNCCD 1994 में आया। क्लियर इतना? मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई कि मैं जब आपको 72 पढ़ाया, उसके बाद मेरे को आपको जो क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद मेरे को आपको 1979 के बारे में बताना चाहिए था, देन हमने 1992 पे मूव ऑन करना चाहिए था।
तो हम बात कर लेते हैं 1979। अगर मैं ये बीच में, क्योंकि ये एक किस्म का हम लोग तो एक वे में पढ़ रहे हैं ना ईयर वाइज कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या हुआ था, इसको बोलते हैं CMS। बहुत लोगों को पता चल ही गया होगा, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। बहुत सारे लोगों ने पहली बार भी सुना होगा, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है बॉन कन्वेंशन। बॉन कहाँ पे वैसे, बॉन इज इन जर्मनी, ठीक है। 1979 में बना था एक्चुअली में, और फोर्स में आया था 1983 के पास, 4 साल के बाद फोर्स में आया था ये। अब लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। अगर यूपीएससी में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी माइग्रेटरी स्पीशीज के अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो एक ऑप्शन पक्का होगा कि इंडिया ने रेटिफाई करा है या नहीं करा है। अगर करा हुआ होगा, अगर वहाँ पे उन्होंने बोला होगा कि हाँ करा हुआ, तो बताओ इसका ईयर क्या है। 1983 में ही इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था, मतलब जिस साल ये फोर्स में आया था इंडिया ने उसी साल इसको रेटिफाई कर दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एक ऑप्शन बनेगा ही बनेगा अगर बनेगा, ठीक है। अब सेम इसका नाम क्या दिया गया, CMS, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी जो कि किसके अंडर थी, UNEP के अंडर थी, UNEP के अंडर थी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास है एक हमारे पास एक अथॉरिटी है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर तो ये एक्चुअली CPCB क्या है, ये वाटर एक्ट के अंदर एक वाटर एक्ट के थ्रू ये CPCB बनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनी है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास है CGWB, ठीक है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। एक है CGWB, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। अब ये भी ये जो है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर बनी है, ठीक है। ऐसे ही मतलब अथॉरिटीज और ये मतलब बोर्ड्स वगैरह हमें मिलते रहते हैं जो किसी अथॉरिटी के बेसिस पे बने होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। वैसे ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ये भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है। ये भी कब बना, ये कैसे बना हुआ है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर तो बना हुआ है, पर एक्चुअली में ये जो पावर्स लेता है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से लेता है, 1986 से पावर्स लेते हैं। जब हम ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने आपको इतना क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया बिकॉज जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से CGWA पावर्स लेता है, उसी तरह से जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है इसने UNEP से पावर लिए। वैसे ही जो UNCHE है उसने पावर्स दिए किसको, UNEP को। जैसे UNCED है उसने पावर्स दिए UNFCCC वगैरह वालों को, तीनों को, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है कि किसने किसको पावर्स दिए हुए हैं, किस्म का कि किसकी वजह से वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी हुई है। तो उसी हिसाब से ये मैंने सारा इतना स्टोरी 2 मिनट का इसलिए आपको बताया है कि आपको ये चीज़ पता चल जाएगी किस तरह से आपको इंटरलिंक करना है सबको। तो जैसे 1972 में आया, 1972 में UNEP आ गया, 79 में माइग्रेटरी स्पीशीज आ गया। तो अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज UNCED के बेसिस पे बना हुआ है, तो आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा, नहीं जो UNCED था वो तो उसके बाद हुआ, तो उसके बेसिस पे कैसे बनेगा। तो ये आपको दिमाग में बना के रखना है, इस तरह से आपको इंटरलिंक करके सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इकलौती UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए काम करती है, एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम कर रही है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है या टेरेस्ट्रियल माइग्रेटरी या टेरेस्ट्रियल मैमल्स है या फिर एक्वेटिक है या तो एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज है, कोई भी है, उनके लिए एक्सक्लूसिवली यही एक बॉडी है UN की जो कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करती है इन स्पीशीज की, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे थे, तो उसके आगे अगर मैं बात करूँ, अब इसी के अंडर ना 2 अपेंडिक्स आ जाते हैं, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, ठीक है। 2 अपेंडिक्स आ जाते हैं। जो अपेंडिक्स 1 है ये बात करता है वो वाली स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, ये अपेंडिक्स 1 में उसको डाला जाता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, CMS की बात कर रहे हैं, CMS की बात कर रहे हैं। अपेंडिक्स 1 में कौन सा आता है, जो एक्सटिंक्शन की कगार पे, और अपेंडिक्स 2 में कौन से आते हैं, जिनको हम लोग
हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ना जिसकी हमें ज़रूरत पड़े, या मतलब एक किस्म का अगर इंडिया है जैसे, ठीक है, इंडिया है जैसे, तो इंडिया को चीतास का री इंट्रोडक्शन करना था इंडिया में, ठीक है, इंडिया को चीतास का री इंट्रोडक्शन करना था, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, हमने अफ्रीका को कांटेक्ट करा, हमने उनको ऐसा बोला कि हमें री इंट्रोडक्शन करना है, तो आप वहाँ से हमें थोड़े से भेजो, चीतास भेजो, ठीक है। तो इस तरह के स्पीशीज जो दूसरी कंट्रीज को इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रखा गया अपेंडिक्स 2 में, ठीक है, इतना क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप एक काम करना, इसके बारे में बाकी आप खुद ही रीड आउट कर लेना, बिकॉज अगर मैं ये सारा पढ़ाने लग गया तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो CMS की अगर हम बात करें, इसका 13th जो कोप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इंडिया में हुआ था 2020 में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हुआ था। और इसका मैस्कॉट किसको रखा गया था? गिब्बी, दैट इज गिब्बी। गिब्बी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्लियर इतना? बिकॉज जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी इसके बारे में, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी रीड आउट करके पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा और कुछ बचा नहीं है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है रैप्टर, वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और कुछ कुछ स्पीशीज़ के रिलेटेड इंडिया ने लॉन्ग नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करे, उसके बारे में पढ़ना है। वो थोड़ा बहुत आप किसी भी नोट से पढ़ सकते हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। तो हम बात करते हैं अब UNCBD, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। अब ये क्या था? ये कन्वेंशन था किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे। कब साइन हुआ? 1993 में साइन हुआ। 3 गोल्स मेन इसमें बनाए गए कि हमें क्या करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी है, हमें बायोडाइवर्सिटी में सस्टेनेबल यूज़ लाना है, हमें बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए फेयर इक्विटेबल शेयरिंग करनी है, ठीक है। ये इसके 3 मेन गोल्स बताए गए। मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज हर एक बुक में आपको ये मिल जाएंगे। अब जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ाऊंगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी जाए, ये एक की डॉक्यूमेंट माना गया था और ये लीगली बाइंडिंग था। मतलब अगर कोई इसको साइन कर रहा है तो उसको वो चीज़ें माननी ही माननी है, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग था, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। बात क्या आ जाएगा, किसकी बात कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कि उसको कैसे 3 मेन गोल्स मैंने आपको नाम बता दिए, उसके बारे में किसी बुक से मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। UNCBD के बेसिस पे ना 2 प्रोटोकॉल्स आए थे, ठीक है, 2 प्रोटोकॉल्स आए थे। फर्स्ट वन इज कार्टिजेना प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज नगोआ प्रोटोकॉल। ये लोगों मतलब ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं, लोग CBD के बारे में जाना, उसके बारे में थ्योरीज पढ़ ली इतनी इतनी बड़ी बड़ी, ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इसको, ठीक है। अब ये जो 2 प्रोटोकॉल्स आए, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स कब आए? कार्टिजेनर प्रोटोकॉल की जब बात करें, ये आया था 2000 के ईयर में, 2000 के ईयर में। और नगोआ प्रोटोकॉल आया था 2010 के ईयर में। एक किस्म का जब UNCBD की कोप्स होती थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग जगह पे होती थी, उसी बेसिस पे ये 2 प्रोटोकॉल्स आए गए थे, ठीक है, आए थे। अब ये आया, ठीक है। तो अगर बात करें 2000 की, ये कौन सा था? कार्टिजेनर प्रोटोकॉल। ये आया था सिंपल बायोसेफ्टी पे, बायोसेफ्टी पे। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जैसे हमारी बायोटेक्नोलॉजी बहुत एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, बहुत फैल रही है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, ग्लोब पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो ये एक्सपैंड हो रही थी, उसी बेसिस पे इसको थोड़ा सा एक किस्म का मतलब सेफ्टी देने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था, दैट इज बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है। इतना समझ आ गया क्या? आ जाके वही मतलब है, सिंपल वे में आपको इसको जानना है बस, कि ये बात करता था बायोसेफ्टी के रिलेटेड, और इसके रिलेटेड कोई आपको इतना चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, और ये लीगली बाइंडिंग था, बस इतना आपको जानना है, ठीक है। कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में या पूरे ग्लोब पे या अलग अलग कंट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, पर आपको हमें बायोसेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करनी है, इसी बारे में इसमें बोला गया था।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नगोआ प्रोटोकॉल पे। इसके बारे में थ्योरी पढ़नी है, आधे एक पेज की मिल जाएगी, पर कॉस्ट बेनिफिट कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ो और आगे बढ़ो। सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, थोड़ा सा पढ़ो और आगे बढ़ो। कार्टेशियन प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, यूएनसीबीडी मतलब बायोडाइवर्सिटी की बचाने के लिए बात कर रहा है और 3 मेन गोल्स पे ये चलता है। थोड़ा सा पढ़ो, आगे बढ़ो। नगोआ प्रोटोकॉल ये भी एक कोप में आया गया था। कोप नंबर वो मैं आपको नहीं बताने वाला, यूएनसीबीडी का ही एक कोप हुआ था, उसमें आया था 2010 में, ठीक है। ये भी एक सप्लीमेंट एग्रीमेंट था कार्टेशियन प्रोटोकॉल की तरह। इसमें बात करी गई थी जेनेटिक रिसोर्सेज की, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज की। जैसे कार्टेशियन प्रोटोकॉल में किसकी बात करी गई थी, बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोसेफ्टी के बारे में बात करी थी। इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करी गई। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक तो इस आपको थर्ड गोल याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमें क्या करना है, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। वो वाले बेनिफिट जो हमारी यूटिलाइजेशन से हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको हमें फेयरली और इक्विटेबली शेयर करना है दूसरों के साथ भी, ठीक है। तीसरा गोल यही था यूएनसीबीडी में। तो थर्ड गोल पे ही आधारित है। उसमें बोला गया कि हम कोई भी हमारी जेनेटिक रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज होती हैं, हमें उसको एक्सेस बाकियों को भी देना है। इस बारे में बोला गया था नगोआ प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्लियर है इतना। इसमें भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लीगली बाइंडिंग, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है, बस इतना ही पढ़ो। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है दैट इज यूएनसीसीडी। मेरा पढ़ाने का तरीका इसलिए ये है क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं ये यूएनसीबीडी आपको 1 घंटे में भी पूरा पढ़ा सकता हूँ, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा बहुत बेसिक देता रहूँ, हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको मिलता रहेगा, ताकि जब आप पढ़ने लगो ये टॉपिक बुक से तो आपको एकदम से सारा दिमाग में आ जाए, हाँ ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत आपको सबके बारे में बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूएनसीसीडी की बात करें, फुल फॉर्म यूएन, आगे क्या है, कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, वो मैं नहीं लिखवा रहा। अब सेम ये भी यूएनसीसीडी जो है सीबीडी और यूएनएफसीसीसी की तरह एजेंडा रियो कॉन्फ्रेंस में जो एजेंडा 21 था ना, रियो कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा 21 था उसी में इन तीनों की बात करी गई थी और ये भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन उसी से लिया गया था, ठीक है। बात करी जाए, जब हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन को वो करने में, एड्रेस करने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए, डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले मेरे को बताओ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, कभी कोई भी लैंड है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एकदम से ख़त्म हो जाए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एकदम से ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वो डेजर्टिक एरिया बन गया और वो डेजर्टिफिकेशन हो गई। आप इन तीनों का लिंक समझ पा रहे हो। क्लाइमेट चेंज में अगर चेंजेस होगी ना तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, मतलब क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन कर सकता है, और अगर डेजर्टिफिकेशन हो गई ना तो बायोडाइवर्सिटी का ना रुख ही बदल सकता है। ये तीनों देख रहे हो, अब इंटरलिंकेज देख रहे हो। अगर क्लाइमेट चेंज में फ़र्क पड़ा तो डेजर्टिफिकेशन हो सकती है, और अगर डेजर्टिफिकेशन हुई तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है। ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। तो हम बोल रहे थे डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए ओनली इंटरनेशनल ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, किसको, डेजर्टिफिकेशन के लिए। अब बात करें जाए, अच्छा अडॉप्ट कहाँ हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ पेरिस फ्रांस में। मैंने आपको बताया ना यूएनसीसीडी, मैंने आपको क्या बोला 1994 में बना, पर आपको मैंने सेम बताया यही चीज़ कि जो पार्टीज़ होती हैं इसकी वो टाइम लेती हैं और ये फोर्स में आने में पहले बहुत टाइम लगता था। हमने कल भी ये पढ़ा था जब हम क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और की गाली अमेंडमेंट उस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये भी एडॉप्ट करा गया पेरिस फ्रांस में, और फोर्स में कब आया ये 1996 में फोर्स में आया, ठीक है। इसी बेसिस पे हमने 2006 को भी डेजिग्नेट करा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, ये पॉइंट इसलिए लिखा है बिकॉज कभी यूपी मेंस में क्वेश्चन आ जाए इसके रिलेटेड तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अब जो हमने दोनों टॉपिक्स पढ़े सीबीडी और सीसीडी, अब इनका एक थोड़ा जनरल नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ बस, इसके फिर सीसीडी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। दैट इज यूएनसीसीडी प्लस, ये आपको जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े उनको पता होगा मैं ये प्लस क्या करता हूँ, यूएनसीबीडी इज इक्वल टू कमेटी,
मतलब CCD मिलके CBD के साथ एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया कमेटी ऑन साइंस एंड टेक। ठीक है, तो इन दोनों के लिंक में अगर आपको याद रखना है तो आप इस चीज़ के बारे में याद रख सकते हो कि इन दोनों ने मिलके एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम दिया गया कमेटी ऑन साइंस एंड टेक। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई थिंक ये 20-25 मिनट्स की अभी पहले से ही बन चुकी है। तो हम बात करने वाले हैं साइट्स के बारे में। दैट इज़, ये क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, इसको छोड़ो। अब ये साइट्स कब आया था? ये 1975 में आया था। ठीक है, 1975। थोड़ा लिंक कर पा रहे हो क्या हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी साल UNEP भी बन गया। उसके UNEP के 3 साल बाद CITES बन गया। CITES के बाद 4 साल बाद, दैट इज़ 1979 में कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ बन गया। अगर आप चाहोगे मैं इसके रिलेटेड भी वीडियो ला सकता हूँ जिसमें हम ये टाइमलाइन पढ़ सकें। 1979 के बाद 1992 में हमारी अर्थ समिट होती है। फिर 1992 में UNCCD बनता है, फिर UNCBD बनता है, CCD बनता है, UNFCCC बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबको लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, अब क्या हुआ ये एक्चुअली में, अगर आप बोलो ठीक है, ये ठीक है साइट्स हुआ था 1975 में बन गया। ये एक्चुअली में बेस किस पे था? ये बेस था 1963 में IUCN। ये हम नेक्स्ट टॉपिक IUCN का पढ़ेंगे। IUCN में रेजोल्यूशन लाया गया था, उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं आगे जाके साइट्स बना था। ठीक है, ये किस्म का लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। बोला, देखो पढ़ के क्या पता चल रहा है, ऐसा कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल ट्रेड पे है। किसके इंटरनेशनल ट्रेड पे है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से? वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना के। मतलब जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, अगर उनका इंटरनेशनल ट्रेड करना है उसके रिलेटेड ये कन्वेंशन हमें मिल जाता है। तो ये लीगली बाइंडिंग है। एम क्या है इसका? कि इंटरनेशनली हमें वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करना है। ये इनका एक इकलौता एम है। ठीक है, साइट्स का आप पढ़ते हो ना, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। ठीक है, वो अभी अपेंडिक्स पे भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। 1000 बार सुन लिया अभी तक आपने ये। एडमिनिस्ट्रेटर कौन कर रहा है इसको? UNEP। इतना ध्यान में रखना बस। साइट्स को भी एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है? UNEP कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं 1972 में ही UNEP आ गया था। हालांकि इसका रेजोल्यूशन तो IUCN ने 1963 में ही चला दिया था, पर हमें उससे कोई लिंक नहीं रखना है। बना तो एक्चुअली में 1975 में ना, तो UNEP जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है उन्होंने ही इनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसकी भी हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो भी इसकी भी कोप ही होती है। ठीक है, और जब इसकी 13th कोप जब इसकी ख़त्म हो गई ना, जब इसकी 13 कोप ख़त्म हो गई, उससे पहले क्या हुआ करता था, इनकी जो कोप होती थी वो हर 2 साल पे हुई कर देती। पर ये जो हैबिट थी, ये जो इनका थिंग थी, वो इन्होंने बदल दी और 13th कोप के बाद जो 14th कोप हुआ वो इन्होंने 3 साल में करना स्टार्ट किया। मतलब उसमें जो ईयर्स रखे गए कि कब कब ये कोप हुआ करेगा, उसको 2 साल की जगह 3 साल में चेंज कर दिया। ठीक है, 183 पार्टीज है, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। क्लियर? ये बस आपको मेन चीज़ें यही याद रखना है। और एक बार इंडिया में भी इसका कोप हुआ है, दैट इज कोप 3rd। जो कोप 3rd था वो इंडिया में हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं? साइट्स की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके,
अब डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं और अपेंडिक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, तो मोस्टली ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपेंडिक्स की बात करते हैं। अपेंडिक्स कौन कितने मिलते हैं हमें इसमें, मैंने आपको अभी बताया 1 2 3। अपेंडिक्स 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, हर एक बुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुछ बच्चों का ये भी बोलना होगा हाँ ये लेक्चर भी मिल जाएगा, ये लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको, पर इस तरह से वे में नहीं मिलेगा, जबकि मैं आपको ईयर वाइज पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज नहीं पता चलता इस बच्चों को, इस तरह से कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। मैं भी टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पर इस वे में कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, कि ईयर वाइज ईयर। क्योंकि इस तरह से क्या होता है, हमें लिंकेज पता चलती है। तो हमें क्या करते हैं टीचर्स, हमें पहले 1990s का पढ़ा देते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये अर्थ समिट के बारे में, बाद में कहीं जाके फिर हमें IUCN पढ़ाएंगे, तो हम लोग लिंकेज नहीं फील कर पाते। तो दैट्स वाई मैंने ये सीरीज लाई है, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 2 3 के बारे में बात करते हैं। इतना याद रखना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसी में मिलती है, ठीक है। वो वाले एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे होंगे, उनका जो ट्रेड है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। सिर्फ एक पर्पस के लिए इनको हम ट्रेड कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो दोनों करना है, दोनों में हमें परमिट चाहिए उसमें भी। मतलब जिसको अपेंडिक्स 1 में होगा, हम देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स अपेंडिक्स 1 में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे अपना टाइगर हो गया, एशियन टाइगर हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो हैं उनको अपेंडिक्स 1 साइट्स में रखा गया है। तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब यही है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड अगर होगा भी तो वो होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करने के लिए उसमें परमिट चाहिए होगा। अपेंडिक्स 2 का मतलब क्या है, कुछ एनिमल्स अपेंडिक्स 2 में डाले होते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन थोड़ी सी कम दी जाएगी, और इनको एक्सपोर्ट परमिट चाहिए। ट्रेड कर सकते हैं पर रेगुलेटेड ट्रेड होगा, ठीक है, रेगुलेटेड ट्रेड होगा। और अपेंडिक्स 3 की बात करी जाए, इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी कंट्री अपेंडिक्स 3 में अगर कोई भी मतलब डालती है किसी भी एनिमल को, फ्लोरा या फौना को, तो वो ट्रेड कर सकती है, पर उसके लिए एक चीज चाहिए कि आपको ना क्या बोलते हैं इसको, रेंज कंट्रीज। मतलब रेंज कंट्रीज का इसमें कंसेप्ट आया। रेंज कंट्रीज का ये होता है कि अगर इंडिया है, अगर इंडिया है तो इंडिया चाइना को बोल सकती है, या इंडिया चाइना को, मतलब अगर इंडिया में कोई स्पीशी मिल रही है वो चाइना में भी कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। और हम चाइना को बोल सकते हैं कि आप ना हमारे साथ ना इस स्पीशी के लिए रिलेटेड ना क्लोज कोऑपरेशन रखो, कि हम भी इसको वो करते हैं, बचाते हैं, कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो भी रहा है एटलीस्ट आपकी कंट्री में तो ये सेफ पड़ी हुई है ना। तो इस तरह की बात होती है रेंज कंट्रीज की इसमें, ठीक है। अब इसका अगर लेटेस्ट बात करें तो इसका लेटेस्ट कोप 19 हुआ था। कहाँ हुआ, अभी जस्ट हुआ, नवंबर में खत्म हुआ, नवंबर 2022 में खत्म हुआ। कहाँ पे, पनामा सिटी में, ठीक है। अब मैं इसका अगर पनामा सिटी में हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, एक मिनट, दिख रहा है ना, हाँ पनामा सिटी पे, ठीक है। अब मैं चाहता तो मैं नेक्स्ट पेज पे ला सकता हूँ, पर मैं यहाँ ही पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज अभी मैंने इतना कुछ चीज़ पे पढ़ाया तो आपको दिख रहा होगा अभी। तो पनामा सिटी में ही अभी अभी हुआ है कोप 19 जो मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, कोप्स में क्या होता है, मोस्टली इसी चीज़ों पे डिस्कशन होता है जो साइड्स के कोप होते हैं। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ, सबसे पहले कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोप को लेके कंफ्यूज मत होना। कोप की जब बात आएगी यूपीएससी में, कभी भी कोप के बारे में डायरेक्टली कभी नहीं पूछेंगे, नंबर नहीं पूछेंगे और ईयर नहीं पूछेंगे, ठीक है। और कोप के लिए आपको ये चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि UNFCCC की जब मीटिंग होती है उसको भी कोप कहते हैं, UNCBD की मीटिंग होती है उसको भी कोप कहते हैं। हाँ ये सबको कोप ही कहते हैं, पर इसको एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इनकेस अगर पेपर में आएगा भी तो वो ये आएगा कि हाँ लेटेस्ट अभी जो कोप हुआ था, ठीक है, वो किसका कोप हुआ था, ठीक है, इस या CBD का कोप हुआ, कहाँ पे हुआ था, मतलब ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात कर रहे थे इंडिया की सेंस में जो कोप हुआ, तो इंडिया ने यहाँ पे कुछ मतलब अपेंडिक्स के बारे में बात किया गया है। अपेंडिक्स में क्या किया गया है, इंडिया ने एक रेप्टाइल है, ठीक है, जिसका नाम है जयपुरा इंडियन गेको, उसको अपेंडिक्स 2 में डालने की बात करी गई है। दूसरा टर्टल्स है, ठीक है, दैट इज रेड क्राउन टर्टल और रूफ टर्टल, ठीक है। ये दो टर्टल्स की बात करी गई है। इन दो टर्टल्स को इंडिया ने 2 से 1 में डलाया, अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डलाया। कुछ नहीं है इतना, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया ना साइट्स के बारे में। जाओ करंट अफेयर मैगजीन खोलो, बस इतना पढ़ो, क्लियर है इतना। वैसे ये मैंने करंट अफेयर मैगजीन से नहीं पढ़ा, ये मैंने खुद गूगल करा था कि लेटेस्ट क्या हुआ है, उसके रिलेटेड मैंने जब इसके बारे में पढ़ाई करी थी। तो मैं साथ साथ में अपडेट करते रहता हूँ ये सब मटीरियल। इसके साथ साथ इंडिया ने
लीथ पता है ना आपको, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल, वो भी इंडिया ने अपेंडिक्स 2 से 1 में करवाया है। और इंडिया ने कुछ प्लांट के रिलेटेड भी बोला है कि हमारे पास जो हमारा रोजवुड प्लांट है ना, उसके बारे में भी इंडिया ने बोला है कि उसको अपेंडिक्स 2 में ही है, पर एक फैमिली में है, इंडिया ने बोला उसको दूसरी फैमिली में डालो। तो इतना भी जनरल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, पर मैं आपको ये बस इतना बेसिक सा बता रहा हूँ कि अभी हुआ क्या था, ठीक है। तो मोस्टली लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करा ये लेक्चर, एक जनरल सा रिविजन ले लेते हैं। हमने लेक्चर स्टार्ट करा था UNCHE से, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। उसके बाद हमने पढ़ा UNCMS, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। उसके हम बढ़े UNCED पे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़े UNCVD पे, उसके बाद बढ़े हम UNCCD पे, और उसके बाद हमने पढ़ा साइट्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। CHE 1972, देखो मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरे को याद है सब। ये है 1979, ये है 1992, ये है 1993, ये 1994, ये है 1975, ठीक है। इस 1975 को इधर डाल दो, UNCHE के बाद साइट्स आया था, तो इस तरह से। और हमने पढ़ा 72 में ही बना था। तो ये देखो, जब आप ऐसा न्यूज़ में देखते हो ना, UNCHE UN ये वो, जब आप देखते हो बहुत कंफ्यूज होते होंगे। तो मोस्टली आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद इन सब चीज़ों के बारे में एकदम से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा बस यही कोई भी लेक्चर देख लो, चाहे 1 घंटा का 1.5 घंटे का यूट्यूब पे आपको मिल जाए, पर आपको ये सारी चीज़ें एक लेक्चर में नहीं मिलेगी। पर मैंने यही ट्राई किया, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट्स है, हम लोग प्रेफर यही करेंगे कि 1 घंटे की किसी पे वीडियो ना देखें, तो इसलिए मैंने ट्राई किया है 60 बोल रहा हूँ, 30-40 मिनट्स में मैं ये सारा कवर कर दूँ। सो अभी तक जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और जुड़े रहो। इस सीरीज़ को हम आगे भी चलाएंगे और पूरा बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।